हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि पढ़ाई करना अब तो जरूरी है। आधे लोगों को तो प्री बोर्ड स्टार्ट भी हो गए होंगे, है ना। नहीं हुए तो अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो अब तक आज हम क्या स्टार्ट करेंगे मैं पहले वो बता देती हूँ। हम लाइट चैप्टर जितना हमने किया था उसके आगे हम आज और कवर करेंगे। अब तक हमने लाइट चैप्टर में मिरर्स के बारे में पढ़ा था। दो टाइप के मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। और यूजेस एप्लीकेशन भी पढ़े थे हमने, रे डायग्राम्स देखे थे। और कॉनकेव मिरर जो 6 डायग्राम्स बनाता है, इमेज फॉर्मेशन जो करता है वो भी देखा था। एंड कॉन्वेक्स मिरर के भी 2 केसेस देखे थे हमने। मैग्निफिकेशन देखा एंड इमेज फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला देखा। उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन रूल कैसे लगाने और उसके 1-2 क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, अगर आपने उतना नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो देखो क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन रूल, स्पेशली साइन कन्वेंशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि साइन कन्वेंशन रूल गलत करने में ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने साइन कन्वेंशन रूल फॉलो नहीं किया, उसको नहीं लगाया, तो आपका आता जाता क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक, चलो ये तो हुई बात कि हमने अब तक किया क्या था। अब बात करते हैं हम आज क्या करेंगे। देखो, आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया, आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आज हम करेंगे? रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखो, जब भी कभी आपने देखा होगा कि किसी तालाब में या टैंक में या पॉन्ड में आपको लगता होगा कि जो पानी है उसका सरफेस कुछ ऊपर है, या फिर बकेट में भरा हुआ पानी कभी अपने घरों में देखा होगा तो उसका आपको जो नीचे का सरफेस लगेगा वो लगेगा वो थोड़ा सा ऊपर है, बट एक्चुअल में वो है नीचे है, बट वो थोड़ा सा ऊपर लगेगा। ठीक, जैसे कभी कभी देखोगे कोई अगर कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख दो तो ऊपर कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो लगता है थोड़ा सा ऊपर से, मतलब थोड़ा ऊपर दिख रहा है। या ये तो जरूरी देखा होगा, भाई बीमार तो जरूरी लाइफ में पड़े ही, भगवान ना करे पड़ो, बट ऐसे थोड़ा मोड़ा सर्दी जुकाम तो सबको ही होता है ना। तो उस केस में आप जब डॉक्टर के पास गए हो तो उसकी क्लिनिक में आपने देखा होगा कि नीचे जो एक कांच का वो रहता है उसके नीचे उनके कुछ कार्ड्स रखे होते हैं किसी किसी के, तो वो जो कार्ड्स पे लिखा होता है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। मैं तो छोटे पे ही देखती थी हमेशा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ये चीज। या फिर एक, समझ लो एक टब है या फिर एक पानी का ग्लास है जिसमें अगर आपने पेंसिल डाला तो उस पहले सीधी दिखेगी पर ऐसे थोड़ा अंदर जाके लगेगा थोड़ा सा टेढ़ी होगी। ऐसा क्यों होता है? ये सारे फिनोमिना क्यों होते हैं? देखो, लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब भी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसका मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने से लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसी कारण जो ये सारे फिनोमिना होते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम ऐसा देखते हैं कि कांच के नीचे जो पेपर रखा हुआ उस पर लिखा हुआ कुछ ऊपर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट जो है एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है। ठीक, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, जब उसका मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट क्या होता है, थोड़ी सी लाइट की डायरेक्शन जो होती है नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट होती है। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कि मीडियम क्या है लाइट का, उस हिसाब से लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज होती है। दैट मीन्स कि रिफ्रैक्शन क्या है, 2 मिनट में जो मैं बताया ये सारे फिनोमिना क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड में चेंज हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या अकॉर्डिंग टू देयर मीडियम। ये होता है रिफ्रैक्शन। ये सारे फिनोमिना जो आपको देखने को मिलते हैं वो रिफ्रैक्शन से। सपोज जैसे मैंने जो आपको ग्लास स्लैब वाला एक कहानी बताई, देखो सपोज करो ये एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, दिस इज अ ग्लास स्लैब। ठीक, यहाँ ये है आपका नॉर्मल, यहाँ कोई लाइट, देखो ये एयर है। ठीक, यहाँ ये हुआ ग्लास। ठीक, और फिर ये बाहर जब निकलेगी तो फिर ये एयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, लाइट जब सेम मीडियम या फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट जैसे ही मीडियम चेंज होता है, जैसे ही मीडियम चेंज होता है एयर टू ग्लास, रेयरर, दैट्स द रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, दैट्स द डेंसर मीडियम। लाइट जो होती है नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंट होती है। ठीक, देखो लाइट, देखो लाइट कुछ, ये एक यहाँ बना लो, ये क्या, अरे रुको, ये ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये पूरा यही है, वो रफ हो गया था इसलिए मैंने किया है। ठीक है, देखो जब भी लाइट ट्रेवल कर रही है, ये इंसिडेंट हुई लाइट। ठीक, हाई हो जा रहा है, इसीलिए कहते हैं ड्राइंग बेकार।
ये अब सीधे इसको जाना चाहिए था सीधा, अगर ये आपको सीधा ना दिख रहा तो कोई बात नहीं भाई साहब, थोड़ा सा कष्ट कर लेना, ठीक। और यहाँ पर ये बना हुआ था, सॉरी, यहाँ पर ये बना हुआ था, ये ठीक, ये नॉर्मल सरफेस पे, ठीक। ये लाइट ट्रेवल कर रही थी, इंसिडेंट इसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा, है ना, लेकिन हमेशा लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, ठीक, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट होती है। ये नॉर्मल यहाँ बना लो, थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, ठीक। तो मैं सीधी लाइन, देखो ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंट हुई, ठीक, ये यहाँ आई, ठीक है। और फिर जैसे ही डेंसर से रेयरर में जाएगी, फिर ये नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक, नॉर्मल से थोड़ा सा अवे, ऐसे, ठीक। देखो ये थी आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड I1 R1 कह सकते हो, फिर ये दोबारा ये इसके लिए इंसिडेंट हुई I2 रिफ्लेक्टेड। देखो तो यहाँ के केस में जो मैंने आपको दिखाया कि ये थोड़ा इसको जाना चाहता है स्ट्रेट, दैट्स इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए, बट ये थोड़ा सा बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लाइट ट्रेवल क्या कर रही, एयर से ग्लास में जा रही, सेम फिनोमेना मैंने आपको बताया, चाहे वो एयर से वाटर में हो या एयर से ग्लास में, से मैंने आपको पेंसिल वाला बताया कि कुछ ऐसा है, ठीक है, ये है और इसमें पानी भरा हुआ, ठीक, और एक पेंसिल रखी है जो स्ट्रेट थी पर कुछ ऐसे पता चल रही है, देखो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है तो उसको इग्नोर कर देना, ये कुछ आपको ऐसे लगेगी, मतलब ऐसे थोड़ा सा बेंड, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो स्ट्रेट दिख रही है ना, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, यहाँ तक वो एयर था, यहाँ आपका वाटर आ गया है, ठीक है, तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगी, लाइट की स्पीड चेंज होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, ये सारा सबका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज के कारण। अच्छा मैं अगर ये बात कहूँ कि जैसे अगर ये पानी में रखी हुई है, पानी में रखे तो आपको दिख रही, तो क्या इसको अगर हम चाहे केरोसिन ऑयल में रख दें या किसी भी सरसों तेल में रख दें या कहीं भी रख दें, क्या ये इतनी ही ऐसी ही दिखेगी, इतना ही बेंट दिखेगी, क्वेश्चन आता है, मतलब आपके दिमाग में भी आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है और हर मीडियम में जो एक्सटेंट होगा बेंडिंग का वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, दैट्स वाई आपको चाहे वो केरोसिन ऑयल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे अलग अलग लिक्विड में अलग अलग टाइप की बेंडिंग आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरी मीडियम, ठीक, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताऊंगी, ठीक, तो ये चीज आपको थोड़ा, एक सेकेंड मैं कौन हूँ, एक सेकेंड, हाँ ऑन है, ठीक है, तो ये चीज आपको मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो ये इस कारण से होता है कि अगर अलग अलग लिक्विड है तो अलग अलग टाइप की बेंडिंग देखने को आपको मिल सकती है, देखो ये तो ये मैंने आपको बताई इंसिडेंट रे, दैट्स द रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, दैट्स द इमर्जेंट रे, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। अच्छा एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो इमर्जेंट रे है ये इंसिडेंट रे के पैरेलल है ना, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है, ये एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है और इक्वल है, दैट्स वाई ये जो इमर्जेंट रे आगे जाएगी, दैट्स ये थोड़ा सा आगे जाके, ये थोड़ा इसमें सही नहीं दिख रही है, इस तरीके से आप बनाओगे तो वो क्या होती है, इसके पैरेलल जाती है, ठीक। अब यहाँ से समझ में आया आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है द change in the speed of light from going from one medium to another medium is called refraction of light, ठीक, कैसे जो है लाइट अपनी स्पीड को चेंज करती है, उस हिसाब से आपको जो चीजें दिख रही होती हैं वो डिफरेंट दिख रही होती हैं जैसी वो रियलिटी में होती है उसके कंपेयर में, ठीक, तो रिफ्रैक्शन समझ आया, तो यहाँ से आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको जानना होगा कि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, क्विक रिवीजन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सब सब एक प्लेन में लाई करने चाहिए, है ना, और इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है दो, इसको बना लो अगर ध्यान रखना। वैसे ये आपकी बुक में बना हुआ है, अगर नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, मत बनाओ। चलो क्या है इसका लॉ, देखो, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड मत लिख देना, ध्यान रखना, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया पे लिया था ना उसका इंटरफेस, उसी पे था ना, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रांसपेरेंट मीडिया at a point of incidence, all incidents all lie in सेम फेज से, ठीक है। जैसे वहां पर था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब एक फेज में आना चाहिए, वैसे ही ये भी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम फेज, ठीक है। नेक्स्ट है, वहां पर था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है द साइन ऑफ, the sign of angle of incidence, the ratio of sign of, यहाँ ratio लिखना भूल गई मैं, the ratio of sign of angle of, sign of angle of incidence, incidence to the sign of angle of refraction is constant। और इसी को हम कहते क्या हैं, इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये नोट कर लो, नोट कर लिया इसको। देखो ये अब यहाँ से एक ये जो इम्पोर्टेंट, ये जो की चीज निकल कर आई, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही, ये कांस्टेंट ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो अभी आपको मैंने एक चीज बताई कि लाइट जो होती है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो ऑब्लिकली थोड़ा सा ऑब्लिक डायरेक्शन पकड़ती है, उसकी बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। वो कितनी बेंडिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग कितना होगा या कैसे ट्रेवल करेगी, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन दिस कांस्टेंट दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी जो एग्जांपल दिया था पेंसिल का कि अगर उसको हमने वाटर में रखा है तो थोड़ा बेंट हो रहा है, क्या हम केरोसिन ऑयल में रखेंगे या किसी और ऑयल में या किसी और लिक्विड में रखेंगे तो क्या सेम उतना ही एक्सटेंट होगा, उतना ही बेंडिंग होगी, नहीं। एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग विल बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट मीडिया एंड वो ही जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है कि कितनी बेंडिंग होगी ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिक डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये है कि द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अब अगर हम बात करें सपोज कि देखो जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एज यू नो। देखो अगर हम बात करें कि एक लाइट, जैसे मैंने जो पहला डायग्राम बनाया था ग्लास स्लैब वाला, कि एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सपोज यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ। देखो ये ग्लास स्लैब है, ये और ये, दिस इज मीडियम 1, दिस इज द मीडियम 2। ये लाइट यहाँ आई, ये कुछ बेंट हुई और ये थोड़ा सा ऐसे करके निकल गई, ठीक है।
तो जब ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, फ्रॉम मीडियम 1 टू द, तो स्पीड ऑफ लाइट with respect to speed of light in medium 1 with respect to speed of light in medium 2 is known as n21. ये होगा, ये n21 is the refractive index of medium 1, refractive index of medium 1 with respect to refractive index of medium 2. ठीक, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो n21 या n12 दोनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए ऑब्वियसली। n21 और n21 और n12 इक्वल भी होगा। तो देखो, अगर हम n21 की बात करेंगे तो हमने क्या कहा कि n21 का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही बोला ना मैंने। तो इसका फॉर्मूला भी यही हो जाएगा। इसको रफ कर देते हैं, बता रहे हैं। बहुत इजी है वैसे, अगर आप इतना जितने इजीली मैं आपको बता रही हूँ, इसको अगर ध्यान दोगे बहुत इजी है। वरना फिर बच्चे पूरा टाइम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये क्या है, क्या बता दिया, क्या हुआ। वैसे है बहुत इजी, अगर आप ध्यान से इसको समझ जाओगे तो बहुत इजी है। तो मैंने क्या बताया, n21, तो n21 इज स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ, क्यों लिखा फिर मैंने, इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो होता है इसका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या फिर आप क्या कह सकते हो कि ये है v1 अपॉन v2। ठीक, सिमिलरली अगर हम n12 की बात करेंगे, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n12 की बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है ना, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 तो जाएगा v2 बाई v1। ठीक, समझ आया। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ भी नहीं, सारे मटेरियल्स का अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और डिपेंडिंग अपॉन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बताते हैं कि किसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, किसमें बेंडिंग कम होगी, कौन अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, कौन टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आया, इतना आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। ठीक, अब देखो एक चीज, अगर सपोज करो कि मीडियम 1 जो है वो आपका मीडियम 1 जो है वो आपका एयर या फिर वैक्यूम है, एयर और वैक्यूम। ठीक, उस केस में n21, अगर आप n21 की बात करो तो मीडियम 1 आपका एयर और वैक्यूम था, तो n21 जो आप कहोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम upon speed of light in another medium, the of light in medium 2। ठीक, तो इसको, ये तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और इसको बोलते हैं c, है ना, और ये कोई भी मीडियम v। ठीक, और इसको हम बोलते हैं, मार्कर कहाँ गया, इस वाले को ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक, और ये जो टर्म, ये जो है, इसको हम n21 नहीं, फिर हम इसको बोलते हैं nm। ठीक, ध्यान रखना, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ आया ही होगा, है ना। देखो, आपके बुक में अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, उससे आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने जो आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया कि केरोसिन ऑयल में अगर हम रखेंगे तो अलग हो बेंडिंग, या अलग तरीके का वो शो करेगा, एयर में अलग होगा, वाटर में, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। ठीक है, दैट्स वाई डिफरेंट टाइप ऑफ बेंडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, चलो थ्योरी पार्ट समझ लिया कि रिफ्रैक्शन और क्या है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसमें किस तरीके से क्या क्या होता है, सारा थ्योरी पार्ट समझ लिया। एक एप्लीकेशन पार्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, चलो
न्यूमेरिकल है द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि वहां पर एक मीडियम जो होगा वो एयर या वैक्यूम होगा, ठीक। और स्पीड ऑफ लाइट इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, आर आई लिख दे रही हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। देखो क्या है, अभी मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, है ना, और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये लिखा था, ठीक। देखो क्या क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो निकालना है, नहीं पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिया हुआ, ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, आसानी से कर लो। तो इसको मान लो एन एम, इसको हम सी और वी मानते हैं, ठीक। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन एम इंटू वी, एन एम इज 1.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 1.5 इंटू 2 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दिस सिंपल, ठीक, समझ आया? इस तरीके से अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई होप ये समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं है तो आगे बढ़ो। नोट कर लियो। देखो नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum will be 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, आपको एक स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है वाटर का, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में करना है, इसको ट्राई करना एंड कमेंट करना अपना आंसर। अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में जरूर करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।